हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2014 का सीटेट का पेपर फर्स्ट। काफ़ी अच्छे टाइप के इसमें क्वेश्चन है। लेवल 1 और लेवल 2 वाले दोनों ही देखना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो इसका हम डिटेल्ड सोल्यूशन करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। तो हम बिल्कुल 2011 से लेके 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, सबका सोल्यूशन करेंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों का ही। ठीक है, सीटेट साल में 2 बार होता है, तो कई बार ऐसा भी है कि 3 बार भी हुआ था एक बार। तो सारे ही क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। तो इसमें सीडीपी का सॉल्यूशन रहेगा। काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन है इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई, तो यहाँ से ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जो प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन है ये सीबीएसई द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच अ वे so as to expect them to give up time consuming social habits and learn how to score good grades। तो गुड ग्रेड्स के लिए पढ़ना, तो कोई सोशलिटी की बात नहीं हुई, ऑप्शन एलिमिनेट। सबसे पहले यहाँ पे जो नेगेटिव वर्ड दिखते हैं उन और जो नेगेटिव ऑप्शन लगता है सबसे पहले एलिमिनेट कर दो उसको, उसके बाद बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। सेकंड है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। हाँ, ये ठीक है बात। प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फॉर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन तो करते ही हैं बच्चे रूल्स जो होते हैं उस पर। एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें। सब स्वीकार नहीं करना, उनके क्वेश्चन करने का भी हक है। तो यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही है। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following is based on Vygotsky's socio-culture theory? फर्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनसाइट लर्निंग। हमें पता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं होगी, ये स्किनर की है। इनसाइट लर्निंग कॉलर, कोफका और वर्दीमर उनकी है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। वाइगोस्की से सोशो कल्चर थ्योरी से रिलेटेड पूछा है। रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो, एक वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। जो बच्चे हैं यहाँ पे कल्चर देख के कल्चर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे कल्चर न्यूट्रल बोला गया कि जो बच्चे हैं वो संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो निरपेक्ष नहीं होता, संस्कृति के पक्ष में दिया था वाइगोत्स्की ने, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया हुआ है मैंने। एचटेट 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग होती है कि कोई बच्चा, अगर स्टूडेंट्स है वो टीचर से सीख रहे हैं, तो टीचर भी है वो भी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखता है, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, अगर कोई भी किसी को पढ़ा रहा है ना, तो वो उसको पढ़ा नहीं रहा, जिसको पढ़ा रहा है उससे भी वो सीखता है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, थर्ड नहीं करना, क्योंकि इसमें निरपेक्ष दिया हुआ है लेकिन पक्ष में कहा था कल्चर को कोग्निटिव डेवलपमेंट के वाइगोस्की ने, तो ध्यान रखना। कई बार एक एक वर्ड से क्वेश्चन रह जाता है, इसलिए कह रही थी थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर मुझे लगा। थर्ड है, A teacher says to her class as individual assignment are designed to help individual students। मतलब एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ठीक है, यानी खुद ही करना है। तो वह कॉलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है, तो ये हमें बताना है। कॉलबर्ग ने हमें पता है कि 3 लेवल दिए हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस दी हैं, यानी टोटल 6 स्टेजेस उन्होंने दी हैं। ठीक है, तो ये देखो, प्री कन्वेंशनल तो नहीं होगा, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, खुद की उनकी कोई नहीं होती है ना। तो दो, ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कट जाएंगे क्योंकि इसमें प्री ऑपरेशनल है। उसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इन्होंने दे रखी है, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है सोसाइटी की, तो पोस्ट कन्वेंशनल भी नहीं होगा। जिसका जो आंसर है वो होगा कन्वेंशनल लेवल की फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ बच्चे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कोहलबर्ग के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया हुआ है। Next, a 14-year-old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate, self-governing individual she is developing. यानी अपने आप को अलग और स्वयं नियंत्रित जो भावना है उसको विकसित कर रही है खुद के अंदर। तो क्या कर रही है? तो सिंपल सा इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की भावना खुद में वो जगा रही है, तो ऑटोनॉमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। In context of progressive education, which of the following statement is true according to जॉन डीवी? देखो, जॉन डीवी ने एक स्टेटमेंट दी थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं ना वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, सब प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। फर्स्ट है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गलत बात है बिल्कुल, पहले ही काट दो। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। हाँ, यही बात थी जो जॉन डीवी ने कही थी वैसी, कि जो बच्चे हैं वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल। 6 है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, भाषा अवबोधन। देखो, जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन विकार होता है ना उसको बोलते हैं अफेजिया, भाषाघात। ठीक है, तो ध्यान रखना, अफेजिया बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रेक्सिया क्या होता है? अप्रेक्सिया होता है न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें मतलब मानसिक क्षति होती है कुछ, तो वो अप्रेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया हमें पता ही है, लिखने रिलेटेड होता है। नहीं, डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, मतलब जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता, लकड़ी को लड़की बोल देता है, तो डिसलेक्सिया वो होता है। वाक संबंध रोग होता है स्पीच से रिलेटेड, हकलाना, तोतला बोलना, तो ये अस्पीचेक्सिया होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भाषाघात हो जाएगा, अफेजिया, जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। हमें बताना है कि कौन सा इसके क्रिटिकल व्यू से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड, हाँ ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ये शोध आधारित बिल्कुल नहीं थी, तो ये तो ऑप्शन सही है। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये भी बात ठीक है बिल्कुल। यही कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने कि हर बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा वो बच्चा होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन, इट लैक्स ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट। देखो, ये भी बात सही है, इट लैक्स ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट। ठीक है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं था, हार्वर्ड गार्डनर ने ऐसे ही अपनी थ्योरी देती, इसने कोई आधार नहीं बनाया किसी चीज़ को। थर्ड जो ऑप्शन है वो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो हर बहुत सारे डोमेन्स में आगे रहते हैं। गणित में अच्छे होते हैं तो वो साइंस में भी अच्छे होंगे, एसएस में भी अच्छे होंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सब में अच्छे होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर भी मल्टी डायमेंशनल जो बुद्धि होती है वो एक तरह से विकसित होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना था। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस से ही क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैन नॉट बी लेजिटिमाइड एज इट। ठीक है, वैध नहीं माना जा सकता बहुबुद्धि सिद्धांत को। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंसेस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट। हाँ, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको मापने के लिए कोई टेस्ट तो बना नहीं है ना। कैसे बता सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी बुद्धि है, या है भी, या भिन्न भिन्न बुद्धियाँ होती भी हैं या नहीं है। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। नहीं, महत्व तो समान ही था सबका, तो ये तो कट ही जाएगा। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल, ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही लग रहा है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर, लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को विविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव ऑप्शन हमें नहीं छांटने होते, पहले ही काट दो। पॉजिटिव आंसर छांटना है। हानिकारक है, नहीं बिल्कुल नहीं। अनुपयुक्त है, बिल्कुल नहीं, यहीं से कट जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। एडवांटेजियस एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है। लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की सहायता ही करते हैं, बताते हैं कि कौन से बच्चे में किस टाइप की इंटेलिजेंस है, या
कौन सा बच्चा कहाँ सक्षम हो सकता है, कैसे, तो ये हेल्प ही करते हैं टीचर्स की जानने में बच्चों के बारे में। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। कैसी होनी चाहिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वही पूछा है। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, बोर्ड्स ऑफ स्कूल जमी नहीं बात, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। हाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मोटिवेट टीचर्स टू, टीचर्स को क्यों मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। एनकरेज स्कूल्स टू एक्सेल बाय कंपीटिंग, देखो नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है एकदम पॉजिटिव आंसर देता है ये, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शंस। अच्छा, अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन अ टॉपिक, कंडक्टिंग क्विज, देखो तीनों ही क्विज से रिलेटेड है। मॉडलिंग द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, हाँ ये ठीक है। देखो सेल्फ असेसमेंट हो रहा है इसमें, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं दूसरों के द्वारा। टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन अ टॉपिक और कंडक्टिंग क्विज भी कंडक्ट किया जा रहे हैं, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है तीनों। ये मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन सही है, अलग ही दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्पेसिफाइड डोमेन। देखो मूल्यांकन, सृजनशील, अनुप्रयोग, विश्लेषण, इनको देख के कोई कौन याद आ रहा है, तो इनको देख के ब्लूम टेक्सोनॉमी याद आ रही है। ब्लूम ने ही दिए थे ये, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएटिंग। तो इनमें से जो नहीं है ब्लूम का, वो हमें बताना है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शंस पढ़ के। करेक्टली मैच्ड बताना है, हाँ करेक्टली मैच्ड बताना है, नोट नहीं बताना। तो फर्स्ट है, कुड यू, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये मूल्यांकन है क्या, ये बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं है, कट जाएगा। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, क्या ये सृजनशील है, क्रिएटिव थिंकिंग है, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल उसने देखा होगा तो अपने हिसाब से बता देगा। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। नेक्स्ट है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। बिल्कुल ये एनालाइजिंग हो रही है यहाँ पे। डिटरमाइन विच ऑफ द एनालाइजिंग गिवन मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा चीज का, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये सीडीपी का, तो देख लेना एक बार इसको भी। Which of the following is the most effective way to convey students from disadvantaged sections that you expect them to participate and succeed? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, हाँ ठीक है। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, ठीक है। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना, ये तो वैसे ही नेगेटिव है तुलना। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है। जो सर्वाधिक प्रभावकारी विधि यही होती है कि हम उनकी सफलता में विश्वास करें कि वो ऐसा कर सकते हैं बच्चे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बताना है कौन सा नहीं है। ऑटिज्म बिल्कुल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। प्रमस्तिष्क सेरिबल पाल्सी बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइप, ये देखो ये भी डेवलपमेंट है, ADHD। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर अभिघातक तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, multiple pedagogical techniques, assorted learning material, multiple assessment techniques and varying the complexity and nature of the content are associated with which of the following? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से। दिख ही रहा है अलग अलग चीजें, देखो रेमेडियल टीचिंग नहीं है बिल्कुल भी, रेसिप्रोकल टीचिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सार्वभौमिक की भी कोई बात नहीं हो रही, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर्स, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या सही है। वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं, ठीक है बात। आगे देख लेते हैं।
वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है बात। देयर इम्पोर्टेंस इज प्राइमरली ड्यू टू देयर ब्रेन पावर। कारण उनका महत्व है। ट्रू अबाउट अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि सारे ही ऑप्शन सेम सेम से लग रहे हैं। दे मेक एवरीवन एज स्मार्टर। एंड देखो, ऐसी कोई बात हमें नहीं लगती कि अगर उसका फ्रेंड है तो वो भी प्रतिभाशाली ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, तो ये कट जाएगा। बिल्कुल डीप पढ़ने की ज़रूरत है, तभी तो कह रही थी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। दे ऑलवेज लीड अदर्स एंड एज्यूम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द क्लासरूम। कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात भी। दे मे अचीव लोअर ग्रेड्स ड्यू टू देयर हाइटेंड सेंसिटिविटी। देखो, ये बात थोड़ी सी जच रही है मुझे। वे उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ये नहीं है कि वो भगवान है बिल्कुल, कि वो प्रतिभाशाली हैं तो वो हमेशा ही हाई ग्रेड लाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन ही मुझे यहाँ से सही लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 16th का। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमली फोकसेज ऑन। बिल्कुल सीबीएसई के आंसर की के हिसाब से ही आपको ये आंसर्स कराए जा रहे हैं, तो 100% वैध हैं ये आंसर्स। इंक्लूजन इन स्कूल्स प्राइमरली फोकसेज ऑन विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। क्या है ये? फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली वाले तो वैसे ही नेगेटिव होते हैं। मीटिंग द नीड ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एंटायर क्लास। बिल्कुल नहीं। इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन स्कूल। नहीं। तो यही सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या फोकस किया जाता है कि मेक सबल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लोर पे जो क्लासरूम होते हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए सामग्री सारी उनके हिसाब से। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज देयर। ठीक है। सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है बात। कक्षा गतिविधियों का कठोर निर्णय। नहीं। देखो, सीखी गई निस्सहायता का मतलब क्या होता है कि पहले ही हार मान जाना। पहले ही हम कोई चीज़ ये सोच लेते हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, तो वो सीखी गई निस्सहायता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज्ड टू हेल्प हर बाय। ठीक है। लगातार कम मार्क्स आ रहे हैं किसी बच्चे के, तो उसके पेरेंट्स उसके लिए क्या एडवाइस कर सकते हैं? यह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। बिल्कुल नहीं। जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है कि हमारे घर वाले वो हमें कंपेयर करने लग जाते हैं और मतलब बताने लगते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, पढ़ेगा नहीं तो उसके जैसा बन जाएगा। तो ऐसा रियल लाइफ में करते हैं, बट पेडागोजी में हमें ऐसा आंसर नहीं देना हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड। तो थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि टीचर्स के साथ थोड़ा क्लोज एसोसिएशन रखें ताकि वो मोटिवेट रह सके बच्चे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। वैसे हमारे साथ तो ये तीनों ही घटनाएं घटती है घर पे, अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ऐसा करना नहीं है पेरेंट्स को। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर सकता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर फिक्सेशन। डजंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो फिक्सेशन ही हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि तीनों है वो समस्या समाधान में हेल्प करती है। क्योंकि हमसे क्या बाधित नहीं कर सकता, नेगेटिव पूछा है तो ये तो सही है निर्धारण। एक सेकेंड। हाँ, फिक्सेशन, एनरिचमेंट, मेंटल सेट, इंसाइट। इंसाइट सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इंसाइट है जो अच्छी चीज़ें होती है, ये हमें बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। इंसाइट जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? वर्दिमर, कॉफका और कॉलर ने दिया था, जो गेस्टोल्टवादी थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इंसाइट तो हेल्प करता है, बाधित नहीं करता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा बिल्कुल। 21 है एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। अच्छी बात कर रही है वो, तो वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है। बिल्कुल। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे यहाँ से सही लग रहा है बिल्कुल, कि जो पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पूर्व पठित पाठ से जोड़ना, तो वो हेल्प ही कर रही है बच्चों की। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन-सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ओवर जनरलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डेवलपमेंटल, हाइपर करेक्शन। देखो ये थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है तो वो इजीली सीख जाएगा, और दूसरा वही भाषा, जैसे हम इंग्लिश, यूएस में इंग्लिश उनकी मातृभाषा होती है बच्चों की, और हम यहाँ पे सीखते हैं इंग्लिश को, तो क्या मिस्टेक कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो डेवलपमेंटल होना चाहिए। डेवलपमेंटल सही है बिल्कुल, कि हो सकता है उस बच्चे का मतलब, हम यहाँ पे कोई एज की बात नहीं हो रही, कोई किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, तो ये डेवलपमेंटल ही कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि वो सीखने के लिए सक्षम ना हो, कुछ ऐसी बाधाएँ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसे या हमें अफ़ेक्ट कर रही हो, तो डेवलपमेंटल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सब में और ऑप्शंस को देखते हुए डेवलपमेंट आंसर इसका बिल्कुल सही है। हाइपर करेक्शन नहीं हो सकता। अत्यधिक संशुद्धता, ये बिल्कुल मत लगाना, बच्चे हाइपर करेक्शन कराते हैं लेकिन हाइपर करेक्शन नहीं आएगा, डेवलपमेंटल ही आएगा। ठीक है। द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अच्छा, जो स्ट्रेस है वो हेल्प, ऑब्वियस सी बात है कि बाधा पहुंचाता है। अगर हम किसी बात को लेकर स्ट्रेस है तो हमारा एकेडमिक में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो ये कॉग्निशन इमोशन से ही संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नहीं लगाना कि स्ट्रेस दिया है तो स्ट्रेस ओमिशन को ही लगा दी, तो नाम विलोपन है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे, टीचर इज ट्राइंग टू काउंसिल अ चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एन एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद कोई बच्चा वेल परफॉर्म नहीं करा तो उससे क्या से काउंसलिंग कर सकते हैं टीचर्स उसकी? इट इज अबाउट द पैलिएटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल। नहीं, इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स। हाँ ठीक है बात। इट इज़ अबाउट, फर्स्ट तो नहीं होगा। इट इज़ अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर फ्यूचर करियर ऑप्शन। करियर ऑप्शंस के लिए भी नहीं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है उसका। इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। नहीं, टीचर्स भी कर सकते हैं कोई भी, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि है अपने विचारों द्वारा खोज कर नहीं तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, काउंसलिंग होती है किस लिए होती है? उनको बताने के लिए कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ है तो हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है उसके माइंड में जो कि कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, उसको इम्प्रूव करना है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। ठीक है भाई, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? यानी नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है, कम प्रेरक होगा। तो ट्राई टू विन द स्टेट लेवल कंपटीशन दैट विल इंश्योर यू स्कॉलरशिप। मुझे तो यही लग रहा है एक बार। डेवलप एम्पैथेटिक, एमिकेबल एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप, तीनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये तो नहीं होगा। डिवोट योर टाइम टू दोज थियोरिटिकल स्किल्स दैट यू फाइंड मोस्ट इंजॉयबल। हाँ ये भी ठीक है। उन रंगमंची क्वेश्चनों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के लिए प्रयास करने के लिए कहना, ये भी ठीक है। जो यहाँ से बेस्ट ऑप्शन जा रहा है नहीं की तरफ, वो यही है कि स्कॉलरशिप के लिए ऐसा करना, बल्कि वो हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो स्कॉलरशिप से कहीं ऊपर उठ के उसे सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव स्टेटमेंट ही छांटनी थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? दैट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है सीधी सी बिल्कुल मैस्लो की। मैस्लो ने ये चीज़ कहा था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों के को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टेस्ट। नहीं, सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स, ये ठीक है बात। स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड, वन पर्टिकुलर नहीं, मैनी वेज ऑफ मेथड होनी चाहिए। इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स। नेक्स्ट है मेच्योर स्टूडेंट्स कैसे होते हैं भाई? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, काटो। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। रिजोल्व easily all their conflicts with their intellect, sometimes need emotional support in their studies, do not get upset by studies in difficult situation। देखो,
अगर मैच्योर स्टूडेंट्स हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है कि रिजॉल्व इजीली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल इजीली ही समाधान कर लेंगे। कई बार उनको भी कॉन्फ्लिक्शन होती है। तो यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। अपनी जो परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होती। बाकी जो इसका ऑप्शन है ना वो सेकंड भी हो सकता है, रिजॉल्व इजीली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट। तो देख लेना आप। अगर इसमें सारे ही मतलब अगर नहीं की बात होती ना, अगर इसमें नहीं पूछा जाता तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आ जाता इसका। लेकिन तीनों ही ऑप्शन मुझे पॉजिटिव वाले लगे, तो यहाँ पे नोट पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में से इसका आंसर हो सकता है कुछ। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, प्री स्कूल में कोई बच्चा आता है और जोर से रोता है, चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। ठीक है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, मतलब स्ट्रेस फील होता है। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है यार, ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जो डेवलपमेंट चैप्टर में दिया गया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे काम करता है, ये वही है। सीक्वेंशियल मैनर नहीं है, ग्रेजुअल भी नहीं है, डिफरेंट पीपल भी नहीं है, पीपल एक ही था वो, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ करेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे एक काम करता है, विभेद व एकीकरण पे। ठीक है, अलग टाइम पे अलग अलग शो करना, इमोशन शो करना। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। नहीं, ये तो फिर वही बात होगी कि एनवायरमेंटल भी तो कुछ ना कुछ मतलब फैक्टर डालता ही है। तो सेकंड ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, करता है बिल्कुल। विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्वालिटीज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, दोनों चीजें इसमें आ गई हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। मुझे तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगे ये, जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम और माइंड बिल्कुल बेसिक चीज़ें छाँटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताना, और अगर वीडियो कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। 2014 का ये फर्स्ट पेपर था। ठीक है।